हेलो स्टूडेंट्स, नेट जीआरएफ की क्लासेस में आपका यूनिट 4 चल रहा है। मेन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की क्लास है और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के आपके टॉपिक हैं। नया टॉपिक है आपका डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी। अब ये आपका जो पोर्शन है नेट जीआरएफ में, ये आपका एग्रेरियन को लेकर के है, रूरल इकोनॉमी को लेकर के है। रूरल इकोनॉमी को लेकर के है और रूरल में हम एग्रेरियन की बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक है आपका डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी। इस पोर्शन में आपका जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रेरियन इकोनॉमी है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज़ादी के बाद जो स्ट्रक्चर थी एग्रीकल्चर की, उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद क्या स्थिति हुई? यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था का सिस्टम हो गया। जमींदारी व्यवस्था में आपके तीन चीजें आ गई। जो राज्य है, राज्य ने जमींदारों को सुपरविजन दिया जमीन का, और जमींदारों ने काश्तकारों को दिया। अब यहाँ पे काश्तकारों से काम कराने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी, और ये जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक टैक्स देते थे। तो ये जमींदारी प्रथा का शुरुआत ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। रैयतवाड़ी एक अलग व्यवस्था है, माहलवाड़ी एक व्यवस्था अलग है। इन सभी का उन्मूलन आजादी के बाद कर दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण के माध्यम से ब्रिटेन की आवश्यकता के अनुसार संचालन किया गया, जिसमें परंपरागत भारतीय कृषि की जगह नकदी फसलें, व्यावसायिक फसलें बोने के लिए बाध्य किया गया। अब आप देखोगे कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रिटिश काल की जो स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो ब्रिटिशों के द्वारा जो किसान हैं, किसानों को किस तरीके से परेशान किया गया, किस तरीके से नई नई पॉलिसी को लागू किया गया, तो उन चीज़ों पे यहाँ फोकस किया गया है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। और आप देखोगे आज़ादी के बाद विशेष तौर पे आप देखोगे 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड आपके जारी किए गए हैं, केसीसी जारी किए गए हैं, और किसानों की दशा सुधारने पर फोकस किया गया है। और आज मोदी सरकार का सबसे बड़ा नारा है कि किसानों की आय को बढ़ाना है, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार समय समय पे आपके अलग अलग योजनाएं संचालित करती रही है। उन तक हम फोकस करेंगे। ब्रिटिश काल की व्यवस्था आपकी यही थी, और जो स्ट्रक्चर थी, सबसे ज़्यादा जो कंडीशंस थी वो किसानों की खराब थी, और किसानों की जो परंपरागत कृषि करने का जो तरीका था उसमें ज़्यादा आउटपुट और लाभ के चांस कम थे, और जीविका के आधार पर यहाँ कृषि होती थी। ठीक है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषक अर्थव्यवस्था में ह्रास का दौर चल पड़ा। भूमि बंदोबस्त के माध्यम से जमीन को हस्तांतरित बना करके महाजन और अमीर किसानों को जमीन हथियाने में समर्थ बना दिया गया। अब आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसी थी कि जो गरीब किसान हैं वो कई बार साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाता था, क्योंकि उसे भूमि पर जो खेती करने के लिए एक इनिशियल अमाउंट की जरूरत पड़ती थी। तो इनिशियल अमाउंट के लिए वो उन साहूकारों के पास जाता था और कई बार वहां से ऋण लेता था। और इसी ट्रेडिशन को देखते हुए एक आपका बंधुआ मजदूरी की प्रथा पड़ी वहां पे, जब कर्ज के रूप में एक पैसा लिया गया है और ये नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कई फीचर आपकी आ जाती है बेटा। कैसे? उस टाइम की जो संरचना थी, उस टाइम की सामाजिक संरचना थी, वो किस प्रकार की थी? एक तो अशिक्षा थी, अशिक्षा के कारण क्या होता था, साहूकारों से जो ऋण लिया जाता था। अब जैसे अभी आप देखोगे, जो आज की वर्तमान संरचना की हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए तो बिजनेस लोन, आपके पर्सनल लोन आपके बैंक से ले सकता है। बट उस समय पे बैंकों की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो साहूकारों के पास वो पैसा लेने के लिए जाता था। और साहूकार क्या करता था, साहूकार अशिक्षित व्यक्ति को जो पैसा दे रहा है वो अपनी बही, जो बही उसे बोलते थे, बही खाता, इसमें वो लेन देन के हिसाब अपने रखता था। और वो कर्ज जो देता था उस पर ब्याज कितना है, क्या उसका अमाउंट होगा, वो उन लोगों को पता नहीं होता था जो छोटे किसान हैं। और कई बार क्या होता था, वो साहूकार को अपनी पूरी जमीन ही दे देते थे उस कर्ज से मुक्ति के लिए। तो ये वो व्यवस्था थी। और अगर आप देखोगे भारत में आज़ादी के बाद इन व्यवस्था को लेकर के आपकी कई फिल्में आई हैं और उन्होंने भारत की तस्वीर आपकी दिखाई है। ठीक है, तो अंग्रेजी की आर्थिक नीति का परिणाम ये हुआ कि भारतीय कृषक अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल हुआ है और हस्तांतरण
ब्रिटिश सरकार ने किसे मजबूत किया? जो आपके महाजन थे उनको मजबूत किया है, और महाजन लोगों का जो आधिपत्य था वो जमीन को लेकर के बढ़ता गया है। इस व्यवस्था ने धीरे धीरे ग्रामीण ऋण व्यवस्था बढ़ती चली गई। जमीन के उपविभाजन और अपखंडन ने कृषि को हस्तांतरित किया। दरिद्रता और संसाधनों की कमी के कारण कृषक उन्नत बीज और खादों के प्रयोग में असमर्थ थे। अब जो खेती है, खेती की शुरुआत करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो किसान के पास नहीं होता था, क्योंकि खेती में किसानों की जो माली हालत थी वो ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प कला, अब एक नया हमारा फोकस डला है। भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन का कारण भारतीय कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण और कृषि की गतिहीनता ने भारतीय कृषकों को ऋणग्रस्तता के जाल में धकेल दिया। अगर हम एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल से लेकर के आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ समय तक किसानों की हालत, जो एलआर और जीआर से पहले हम बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन से अगर पहली हम बात करते हैं, तो किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही है। ठीक है बेटा, इसमें आपको एक नया टॉपिक एलआर जीआर एक दिन अलग लेकर के मैं आऊंगा आपको, उसमें डिटेल आपके क्वेश्चन होंगे और वहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत में कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास। अब यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की गई है। जब भारत आजाद हुआ उस तरीके से कृषक अर्थव्यवस्था ज्यादा एकदम से इंप्रूव नहीं हुई है 1967 में। इसके बाद आप देखोगे कृषि का स्वरूप बदला है। ठीक है, आप देखोगे इसके बाद में कृषि का स्वरूप बदला है, और कृषि आज जो है वर्तमान समय में कृषि उद्योग का एक नया स्वरूप उधर के आ रही है। आप देखोगे कि जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो पूंजीपति हैं, उन लोगों की नजरें आज भारतीय किसानों की जो जमीन है उन पे लगी हुई हैं। और आज आप देखोगे भूमि का एक्वायर होना और इंडस्ट्रियल एरिया में आना, किसानों को एक बड़ी रकम दे करके उनकी जमीन ली जा रही है। और जो आपका पिछली बार ये 3 किसान बिल आपके आए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो आप देखोगे किसी उद्योगपति विशेष के फेवर में ये बिल जो किसानों को कमजोर करके, और आप देखोगे उनकी जो जमीन है उसको इन टर्म कंडीशन के तहत वहां पे एक तरीके से गिरवी रखने का जो प्रोग्राम सरकार का था, वो किसान यूनियन के जो आंदोलन हुए हैं उसके सामने वो किसान बिल भारत सरकार को वापस लेने पड़े हैं। और आप देखोगे अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कृषि एक उद्योग के रूप में उभर करके आने वाली है। बट उस समय की अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में कृषि की अर्थव्यवस्था, तो इसके ह्रास के निम्नलिखित तत्वों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। धनी किसान, यहाँ पे आपके कुछ टर्म आती है बेटा। धनी किसान कौन सा किसान है? वह वर्ग है जिसके पास पर्याप्त जोते हैं, काफी अच्छी जमीन है। भद्र किसान, वह स्वयं खेती नहीं करते, खेत पर उपस्थित भी नहीं होते, और इन किसानों को पूंजीवादी किसान भी कहा जाता है। इनकी जमीन पर छोटे छोटे किसान कार्य करते हैं, खेतिहर मजदूर कार्य करते हैं, इन्हें कुलक किसान कहते हैं। अब आपकी यहाँ 3 कैटेगरी आ गई है किसानों के लिए भी। जिनके पास में काफी जमीन होती है वो भद्र किसान है। इसके बाद में आपके कौन से किसान हैं? भद्र किसान है, और इसके बाद में कुलक किसान है। गांव का यह सबसे ऊंचा वर्ग है, कुलक किसान है। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली इसलिए हो जाता है क्योंकि राजनीतिक रूप में राजनीतिक की सक्रिय भागीदारी भी इसकी हो जाती है। अब आप देखोगे कोई भी किसान है या कोई भी व्यक्ति है, जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, और राजनीति हमारी पॉलिसी निर्धारित करती है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में जितना अच्छी पकड़ होगी तो उसके पास में पावर आने की, और स्थानीय क्षेत्र में उसे एक पावरफुल व्यक्ति के तौर पे कंसीडर किया जाता है। मध्यम किसान के पास मध्यम आकार की जोतें होती हैं। ये प्राय आत्मनिर्भर होते हैं, ये अपने खेत पर कार्य करते हैं। इन्हें बाहर से खेतिहर मजदूर नहीं रखने पड़ते हैं। इनकी कृषि उत्पादन और अपने परिवार के सदस्यों को मजदूरी से ही कार्य हो जाता है। अभी इससे पहले जो आपकी वीडियो आई है उसमें रेडफील्ड को आपको स्टडी करना है बेटा, पी सैनिन को स्टडी करना है, और इनकी बुक को स्टडी करना है। यहाँ पे पीजेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर। यहां से आपका नेट जीआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन बनता है बेटा,
और ये क्वेश्चन तो आपका कई बार पूछा गया है टी सैनिन को लेकर के। ये जो आपकी रूरल सोशियोलॉजी की क्लास चल रही है, इसमें आपके डेटा को लेकर के क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो इसमें आप देखोगे रफली चीजें आपकी यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये पोर्शन वो है जहाँ से आपका स्पेसिफिक पोर्शन क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है आपका इन चीजों को लेकर के, जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। निर्धन किसान सामान्य किसान होता है जिसके पास इतनी भूमि नहीं होती है ये अपनी आजीविका चला सके, इसलिए ये बटाईदारी में खेती करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फार्मर है, इसमें आप देखोगे जो बच्चे आमतौर पे रूरल बैकग्राउंड से फॉलो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो इनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। निर्धन किसान वो हैं जो अपनी जमीन को जोतते हैं, बोते हैं, और उनकी आजीविका का एक सोर्सेज ये भी है कि वो दूसरे की जमीन पर बटाईदारी के रूप में कार्य करते हैं। वो 3/4 भी हो सकता है, और वहां की व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो बटाईदार पे दूसरी किसानों की जमीन को ऑक्यूपाई करके अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका बंधुआ मजदूर अधिनियम। बंधुआ मजदूरी अधिनियम आपका आया 1972 में। अब ये बाउंडेड लेबर क्या है? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उस समय पे क्या व्यवस्था थी कि जो साहूकार से कर्जा लेता था व्यक्ति, अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे रिफंड नहीं कर पाया तो उसकी नेक्स्ट कमिंग जनरेशन जो है वो तब तक उस साहूकार के यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करेंगी, तब तक उनका लिया हुआ कर्ज नहीं उतर जाता है। और ये व्यवस्था आप देखोगे जो मैंने आपको बताया, प्राचीन भारतीय एग्रेरियन जो समाज है, सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, उसमें देखने को मिलती थी। तो 1972 में भारत सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आपका आया, जिसके द्वारा बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण खेतिहर मजदूरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल राज्य ने भूमि सुधार का कदम काफी सक्रियता से उठाया और वहां सामान्य कृषक वार्षिक औसत आय में वृद्धि हुई। अब आप देखोगे कि सरकार का जो रोल है, सरकार के जो प्रयास हैं, इन प्रयासों के माध्यम से आप देखोगे कि किसानों की स्थिति को सुधारने पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार चाहे तो किसानों की स्थिति सुधर सकती है। और आप देखोगे कि भारत के राज्यों में किसानों के लिए अलग अलग सरकारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जाती हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जाती हैं। कृषि वह क्षेत्र है जिसमें कि राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है। बट आप देखोगे इफेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार का कानून आपका सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है। तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपका। आज ग्रामीण दस्तकारी सीमांत धंधा हो गया है। दस्तकारी में आपका वो मैनुअल वर्कर आते हैं, जो आप देखोगे कि हस्तशिल्प वगैरह जो भी हमारा है, तो आप देखोगे जैसे जैसे रूरल सोशल स्ट्रक्चर बदलती गई तो दस्तकारी का आपका धंधा जो है वो कम होता चला गया है। इनके धंधों में मध्यस्थ आ गए और लाभ का बहुत बड़ा भाग ये मध्यस्थ ले जाते हैं। मध्य प्रदेश के चंदेरी की साड़ियां सारे देश में लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ के दस्तकारों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे कि एक तेजी से एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा हर सेक्टर में। जो एक लोकल मजदूर है जो अपनी कला और कौशल के माध्यम से उत्पादन करता है, वो एक पूंजीपतियों के द्वारा हायर कर लिए जाते हैं और वो ब्रांड के रूप में मार्केट में जाते हैं। अभी आप देखोगे जो आपके जियो टैग की बात की जा रही है, जियो टैग को लेकर के आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्लान जो है, इसे नोट कर लेना बेटा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इनको लेकर के आपके नेट जेआरएफ की से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देखोगे कि अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, कुम्हार होते थे, कुम्हार वहाँ पे बर्तन बनाते थे। अब वो बर्तन किस तरीके से दोबारा से मार्केट में लौट करके आ रहे हैं, फ्रिज की जगह घरों में आप घड़े जो आए हैं उसके द्वारा अब वो घड़े जो हैं वो मशीन से बनने लगे हैं। जहाँ पे वो मैनुअल वर्क होता था, एक पर्टिकुलर जाति के द्वारा किया जाता था, अब वो मशीनों के द्वारा कार्य किया जाने लगा है। तो देखोगे ना किस तरीके से रिप्लेसमेंट हुआ है इस कौशल का, वो एक अलग बात है। और वहां से क्या हुआ है कि जो गांव में वर्ग था वो लुप्त आपका हो गया है। इसके बाद है विकृषीकरण, डीपीजेंटाइजेशन। ये प्रोसेस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। विकृषीकरण का कॉन्सेप्ट समझ में आपके जब आपके सामने आता है तो आपको एक इमेज आती है कि विकृषीकरण किस तरीके से हो रहा है। अब आप देखोगे जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है
और छोटी जोत के किसान हैं तो उसके क्या है कि फैमिली का साइज जो बड़ा है उसी तरीके से उसे पैरेलल जमीन तो नहीं बढ़ी है, जमीन उतनी ही रही है। तो आप देखोगे कि अगर किसी व्यक्ति पे 4 बीघा जमीन आ रही है तो वो 4 बीघा जमीन ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो देखोगे उस पर खेती नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो शहरों में जाकर के रोजगार की तलाश करता है और इस 4 बीघा जमीन को वो अपने भाई या नियर जो किन है उसका उसको दे आता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे डिपीजेंटाइजेशन बोला है। गाँव से जो लोग किसान हैं वो आप देखोगे जमीन को कम होने के कारण शहरों की तरफ जो पलायन करते हैं, इस प्रोसेस को यहाँ पे गैर किसानीकरण कहा है। भूमि कृषि उत्पादन का प्रमुख माध्यम है। यह भूमि पर वर्तमान सामान्य पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। किसी परिवार के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है तो किसी परिवार के पास 1-2 एकड़ ही जमीन है। जिस परिवार के पास 1-2 एकड़ जमीन होती है, इस स्थिति में जब कोई परिवार विभाजित होता है तो उस परिवार की भूमि बढ़ जाती है। इस प्रकार से दोबारा परिवार विभाजन होता है तो भूमि का भाग भी बढ़ जाता है या किसी के पास एक के पास रह जाता है तो शेष सदस्यों को भूमि से वंचित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे किसान से गैर किसान बन जाते हैं। और इसमें आप देखोगे एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपका रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हुआ है। और इससे आप देखोगे इस प्रक्रिया के द्वारा अगर एज ए सोशियोलॉजिस्ट आप देखेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय सामाजिक संरचना में देखने को मिल रहा है। नंबर 1 एक तो आपका अर्बनाइजेशन की पॉपुलेशन जो है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, फैमिली स्ट्रक्चर हमारी चेंज हुई है। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत जीवन में जो सपोर्ट था अपनों के द्वारा, वो सपोर्ट भी आपका घटा है, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। अब आप देखोगे रिसेंट टाइम में अगर एज ए सोशियोलॉजिस्ट आप स्टडी करते हैं सोसाइटी की तो डेली न्यूज़पेपर में आपको सुनने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने बिजनेस में घाटा हुआ है या उसका ट्रेडिशन या उसका बिजनेस चेंज हुआ है जिसके कारण उसका इकोनॉमिक क्षेत्र में इनसिक्योरिटी हुई है, तो उन लोगों ने जो सुसाइड किया है, ये सुसाइड की जो रेट है ये इसी सोशल स्ट्रक्चर का एक बाई प्रोडक्ट है जो सामाजिक संरचना तेजी से बदल रही है। आप देखोगे जब गांव में रहता था व्यक्ति तो वो कम प्रोग्रेस बेशक करता था बट उसे अपनी फैमिली का सपोर्ट होता था और कोई भी ऐसा कार्य नहीं उठाता था, कदम नहीं उठाता था जिससे उसके परिवार को नुकसान हो। बट आज व्यक्ति की निजी लाइफ में वो अकेलापन जो देखने को मिल रहा है वो परिवारों की बदलती सामाजिक संरचना के कारण देखने को मिल रहा है। वो कुछ ये इस प्रक्रिया का उप उत्पाद है या कह सकते हो कि बाई प्रोडक्ट है। गैर किसानीकरण के कारण सोशल स्ट्रक्चर जो बदली है उससे आप देखोगे कि आने वाले समय में और भी समस्याएं आपकी सोसाइटी में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आपके कथन कारण के तौर पे नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए बेटा आगे, विकृषीकरण के कुछ कारण पे यहाँ पे फोकस दिया गया है। कर्ज का बढ़ता बोझ, आप देखोगे यहाँ पे केसीसी को भी आपको नोट करना है। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखना है बेटा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको एक अलग आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा। लैंड रिफॉर्म लिखोगे। आप डिजिटलाइजेशन, जो आपके एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट्स हैं, खेती के डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी फर्द वगैरह हैं, उनका डिजिटलाइजेशन हो गया है। और आप देखोगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एग्रीकल्चर का बदल गया है। ठीक है, आज आप देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले सिंचाई के साधन नहीं थे और खेती हमारी मानसून पे डिपेंड होती थी, बट आपको अब 18 घंटे खेतों में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है और समरसीबल के थ्रू आप सिंचाई कर रहे हो, उच्च क्वालिटी के उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हो, हाई यील्ड वैरायटी के बीज यूज कर रहे हो और आपकी खेती जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर में भी बदल रही है। और आज अलग अलग कंपनियां जाकर के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और उनसे जो फसल उत्पादन कराया जा रहा है उन उत्पादन को वो एक फिक्स कीमत पर खरीद रही हैं। तो आप देखोगे कि किसानों की अर्थव्यवस्था में आज के समय में तेजी से चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट पहले ट्रेडिशनल उसमें कर्ज बढ़ता गया, कृषि संसाधनों का अभाव था और विकृषीकरण के प्रभाव और समाधान की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो प्रभाव हुआ है तो तेजी से नगरीकरण,
हुआ है, नगरीकरण की तरफ पलायन हुआ है, और जहां 85% रूरल पॉपुलेशन थी वहां आज 68.2% अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार 68.2% पॉपुलेशन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। और आज इस जनगणना को हुए 15 साल हो चुके हैं। तो देखोगे अब तो गांव की जो पॉपुलेशन है वो और घट गई होगी, रेशियो घट गया होगा कंपेरिजन देन अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको नोट करने हैं। इन पे मैं विशेष एक आपको लेक्चर अलग से लेकर के आऊंगा। अब आता है नया टॉपिक इसी सीरीज में, ह्यूमन माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है आपका एक अलग टॉपिक भी है जिसपे वीडियो है आपका, इसमें जो यूनिट 3 का है, जहाँ पे आप अंतरराष्ट्रीय प्रवास की भी बात करेंगे। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन आता है गांधी जी को लेकर के। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये प्रवास है, और प्रवास की जो प्रक्रिया है इसको लेकर के आपका क्वेश्चन आता है। जब मनुष्य अपने निवास को परिवर्तित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, और यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा क्यों करता है, इन कारण को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। बेरोजगारी, इसमें एक इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी, रोजगार की तलाश में ऐसा भी कह सकते हैं। सुरक्षा, युद्ध, प्राकृतिक खतरे, ये सब आपके कारण हो सकते हैं माइग्रेशन के, तो उसे प्रवास कहा जाता है। लोगों को अपने पशुओं को के समूह के मौसम के अनुसार पर्वतों के ऊपर और नीचे प्रवास करने को ट्रांस ह्यूमन कहा गया है। अब आप देखोगे ना किस तरीके से सीजनल हम प्रवास करते हैं, पक्षी भी हैं वो भी प्रवास करते हैं। अब साइबेरिया से जो बर्ड्स हैं वो आकर के आपके हसनापुर सेंचुरी में रुकती हैं कुछ समय के लिए, जब तक उनका माहौल अनुकूल नहीं हो जाता, और जब उनका माहौल अनुकूल हो जाता है तो वो वापिस अपने प्राकृतिक आवास में लौट जाते हैं। तो प्रवास इसी तरीके से लेकर के एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसी देश से दूसरे देश में लोगों के आने को अप्रवास इमिग्रेशन तथा जाने को प्रवास गमन कहते हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक यहाँ इंक्लूड किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, और जो मैंने आपको बताया था युद्ध भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण प्रवास की प्रक्रिया होती है। भारत में प्रवास, अब आप देखोगे यहाँ प्रवास को आपको दो तरीके से देखना है, एक तो राज्यों के बीच में, और एक राष्ट्रों के बीच में। अंतरराष्ट्रीय स्थिति में तो राष्ट्रों के बीच में देखना है। वैसे किस सबसे ज्यादा जो प्रवासी हैं भारत में किस राज्य में मिलते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, और एक आपको देखना है कि कौन से धर्म के लोग ज्यादा प्रवास करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्रवास की धाराएं। इसमें आप देखोगे यहां से आपका एक क्वेश्चन आया था सोशियोलॉजी के पेपर में, 4 धाराएं होती हैं और यहां से उन्होंने पूछा था कौन सा प्रवास ज्यादा होता है। प्रवास की धाराएं से क्वेश्चन आपका बना है बेटा। इसमें गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर, नगर से ग्राम की ओर, नगर से नगर की ओर। तो आप देखोगे कि इसका राइट ऑप्शन आपका ये है, क्योंकि इसमें जो स्त्रियों का गमन है इसको भी प्रवास के तरीके से देखा है, और लगभग जो 50% पॉपुलेशन है औसतन वो महिलाओं की है, और जब शादी होने के बाद एक महिला अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर जाती है तो वो भी प्रवास के तौर पे देखा गया है। तो यहाँ गांव से गांव की तरफ के कंसीडर ज्यादा किया गया है, और ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट से कॉम्पिटिशन में गलत हो जाता है और हम रूरल टू अर्बन ज्यादा काउंट करते हैं प्रवास की दर। प्रवास का स्थानिक विभिन्नता, मैंने आपको बताया राज्यों से राज्यों के बीच आपको काउंट करना है। प्रवास के कारण क्या है? प्रवास के कई कारणों से होता है। आजीविका के लिए प्रवास, विवाह के कारण प्रवास, वो कैटेगरी बेटा इसमें जाएगी आपकी। शिक्षण आदि के लिए प्रवास तथा सुरक्षा की कमी के कारण प्रवास, ऐसे प्रवासों में प्रतिकर्ष। यहाँ पे बेटा जो लेटेस्ट आपका क्वेश्चन बनेगा
वो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर को लेकर के क्वेश्चन आएगा। बेटा इसे समझ लेना, ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल का मतलब धक्का देना, और पुश फैक्टर मतलब आप देखोगे पुल खींचना और पुश। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है, गांव का जो बेरोजगारी है गांव में, वो आपकी क्या है? पुल कर रही है। क्या कर रही है वो? यहां पे आप देखोगे वो पुश कर रही है। पुल जो है वो आपका शहरी आकर्षण है। गांव से यूथ क्या कर रहा है? वो शहरों की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मैं शहरों की तरफ प्लान कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि गांव में वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहाँ बेरोजगारी है, रोजगार के अवसर कम है। एक अलग कंडीशन ये है कि शहरों में आकर के उस व्यक्ति की क्या दशा होती है, और उसके माइग्रेशन के कारण एक स्लम एरिया आपका बनता जा रहा है। अब अक्सर लोग ख्वाबों में जो सपने अपने लेकर के, आंखों में जो सपने लेकर शहर की तरफ आते हैं, वो कितने कंप्लीट होते हैं वो एक अलग बात है। बट गांव से शहरों की तरफ जो प्लान होता है उसके कारण बहुत सी समस्याएं शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। एक तो आप देखोगे कि बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या, एक क्राइम ज़्यादा मिलेगा आपको, स्लम्स एरियो की जो एक विस्तृत स्लम्स एरिया है वो डेवलप हो जाता है शहरों में आकर के। वहाँ पे आकर के देखोगे फैमिली स्ट्रक्चर हमारी किस तरीके से चेंज हुई है। गाँव में ज्वाइंट फैमिली थी, महिलाओं की निम्न स्थिति थी, बट शहरी क्षेत्र में आकर के एकाकी फैमिली आपकी बढ़ती जाती है, और महिलाओं की पोजीशन जो है वो पावर में या सत्ता में आने लगती है। ठीक है बेटा, तो प्रवास के कारण आपके यहाँ है, और यहाँ से आपके पुल फैक्टर पुश फैक्टर इंपोर्टेंट है। प्रवास की प्रक्रियाएं दी हैं बेटा यहाँ पे, ये इंपोर्टेंट है आपकी। प्रवास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नॉर्मल है, ह्यूमन की एक नेचर है। ह्यूमन क्या? जीव की नेचर है। आप इसे स्ट्रीट डॉग से भी काउंट कर सकते हो। आप देखोगे कोई भी स्ट्रीट डॉग है, अगर उसे इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है तो वहां से रिप्लेस हो जाता है, अपना स्थानांतरण कर लेता है। जहां उसे सुरक्षा की भावना होती है वहां वो रहना पसंद करता है। प्रवास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई भी समाज में परिवर्तन अछूता नहीं रह सका है, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा ग्रामीण समाज में ही क्यों न हो। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए समाजशास्त्रियों ने कई प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। अब ये प्रक्रिया है संस्कृतिकरण के कारण परिवर्तन है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण है। ये सभी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं आपने एम श्रीनिवास के टॉपिक में डिटेल में पढ़ी है बेटा, वहां पे आपको ये डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नगरीकरण, औद्योगिकरण द्वारा परिवर्तन, सार्वभौमिक स्थानीयकरण के द्वारा परिवर्तन आदि आपके इसमें आते हैं। प्रवसन, नगर से नगर की ओर, गांव से नगर की ओर, ये यहां से मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि गांव से गांव की तरफ क्यों प्रवसन की प्रक्रिया आपकी सबसे ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहां पर नगरीय जनसंख्या लगभग 40 से 45% के बीच मिलती है। यहां से नेट जीआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सा राज्य कम नगरीकृत है, सबसे अधिक नगरीकृत है, और कौन सा यूटी को भी साथ में ले लेना बेटा। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इस पोर्शन को आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे नेट जीआरएफ की परीक्षा में। वैसे तो आप देखोगे रूरल सोशियोलॉजी का एक अलग पोर्शन है आपका, कुछ टॉपिक आपके यूनिट 3 में भी दिए गए हैं, पर बेटा रूरल सोशियोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपसे स्टेटमेंट असर्शन पूछ सकते हैं, आपसे डेटा पूछ सकते हैं, आपसे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट है, इनको लेकर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और ये आपको अच्छे तरीके से कर करके जाने हैं। जब प्रीवियस ईयर आप करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से मिल जाते हैं। गांव में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, क्या चेंजेस हुए हैं फैमिली में, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, रोजगार बढ़ते गए, लोगों का जो शहरों की तरफ आकर्षण है वो बढ़ता गया, तो गांव में भी आज ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूवमेंट कर रही है। खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण आजीविका के साधनों की सीमितता, गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक लगाव, शुद्ध वातावरण की चाह आदि रहा है। अभी आप देखोगे जो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है
वो किस तरीके से बन रहा है कि फैमिलियों में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, फैमिली के स्वरूप किस तरीके से बदल रहे हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवसन के प्रमुख कारण क्या है? आजीविका के संसाधनों को प्राप्त करना, नगरों की तड़क भड़क, व्यवसायों की बहुलता, कल कारखानों की बहुलता आदि के कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष ग्रामों से नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण के इस प्रवचन की ओर तीर कर दिया है। गांव से गांवों की ओर प्रवचन का प्रमुख कारण हरित क्रांति भी रही है। हरित क्रांति के द्वारा भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ने की वजह से लोगों के आकर्षण का क्षेत्र गांव रहा है। इसके साथ ही साथ सिंचाई की उत्तम सुविधा, उन्नत बीज और कृषि की सुविधा, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित छोटे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के कारण ग्राम से ग्राम की ओर रहा है। इसे कोविड-19 से भी जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कोविड का कारण सबसे ज्यादा फुट लूज लेबर पे पड़ा है। फुट लूज लेबर वो होता है जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ वो माइग्रेंट होते रहते हैं। जीवन जीविका के अवसर जिस राज्य में ज्यादा मिलेंगे वो वहीं पर ट्रांसफर ले लेते हैं, वहीं पर माइग्रेंट कर जाते हैं। कोविड का असर सबसे ज्यादा आपको इसमें देखने को मिला है। कोविड को लेकर के आपके इंडस्ट्री को लेकर के, सेवा क्षेत्र को लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको कोविड से जोड़ करके भी देखना है। ठीक है बेटा, ये आपका एग्रेरियन इकोनॉमी को लेकर के था, डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, किस तरीके से ब्रिटिश पीरियड से लेकर के आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी में चेंजेस देखने को मिले हैं, इस लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। जो पॉइंट आउट आपको किए हैं इनमें से आपके अक्सर क्वेश्चन बनते हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।